चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन क्या है और पाचन से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे कि पाचन के बारे में कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप किया जाता है। तो पाचन किसे कहेंगे? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाचन का मतलब होता है भोजन को पचाना। तो यह पाचन नहीं होगा, भोजन को पचाना है तो हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? हम देखते हैं अपने हाथों के माध्यम से हम भोजन को या भोज्य पदार्थों को मुख में रखते हैं और हमारे शरीर के कुछ ऐसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, पाचन क्रिया में सहायता देते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो पाचन तंत्र है, यह पाचन तंत्र की प्रक्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। 5 चरणों में पूर्ण होती है। पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है यह 5 चरणों में पूर्ण होती है। जैसे हम बात करेंगे, पहला चरण हमारा है इंगेस्टेशन यानी कि अंतर्ग्रहण, उसके बाद डाइजेशन पाचन, डाइजेशन इसका मतलब पाइजेशन, उसके बाद अब्सोर्प्शन अवशोषण, और अगला है एसिमिलेशन स्वांगीकरण, अगला है एनेस्थेसिएशन डिफ्लेशन मल त्याग। ये 5 चरणों में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। अंतःग्रहण और उसके बाद में पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। तो जैसा कि फिगर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बना हुआ चित्र, ये क्या है, संपूर्ण शरीर में जो फैला हुआ है यह डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव क्या है, ऑर्गन्स है कि जो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में ये डाइजेशन किस प्रकार से करते हैं, यही प्रक्रिया हमें बतानी है। तो पाचन किसे कहेंगे? मानव द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना और ग्रहण किए हुए भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के माध्यम से अपच करना, परंतु अपशिष्ट पदार्थों को अर्थात मल को बाहर निकालना या त्यागना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और संपूर्ण शरीर में भाग लेने वाले पाचन संबंधी अंग जो होंगे, ऑर्गन्स होंगे, उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। तो इंजेस्टिव का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भोजन को क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं? पाचन करते हैं। पाचन मतलब पचाते हैं। कैसे पचाएंगे ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अभी बताया जाएगा। उसके बाद भोजन का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। भोजन का क्या करेंगे? अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है जो पोषक तत्व होते हैं उनके माध्यम से भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और स्वांगीकरण का मतलब होता है जब स्वांगीकरण की प्रक्रिया यहाँ कोलन और अपेंडिक्स में होगी। जो कोलन और अपेंडिक्स का भाग है यहाँ पर क्या होगा, स्वांगीकरण, जिसे बोलते हैं क्या, भोजन को सड़ाना। भोजन कहाँ पर सड़ता है? यहाँ पर सड़ता है। जो तिकोनी यहाँ पर प्रक्रिया दिखाई दे रही है, फिगर में तिकोना पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्या होता है, भोजन सड़ता है। उसके बाद मल त्याग। मल त्याग मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, बचा कुचा हुआ भोज्य पदार्थ, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जब सड़ जाता है भोज्य पदार्थ तो वहाँ गुदा द्वारा मलाशय के माध्यम से बाह्य त्याग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में आप लोगों को बताया जा रहा है कि अंतःग्रहण के अंतर्गत जीभ आ गया, दांत आ गया और मुंह आ गया। अंतःग्रहण में हम क्या करते हैं, मुंह के माध्यम से भोज्य पदार्थों को क्या करेंगे, चबाएंगे, खाएंगे। और उसके बाद में ये हमारी क्या है, ग्रास नाल है। क्या है, ग्रास नाल। ये क्या है, लार ग्रंथियां हैं। और ये क्या है, ग्रसनी। तो हम बात करेंगे भोजन को मुख में रखना, और मुख में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाए जाते हैं। जीभ का मतलब होता है स्वाद लेना, और दांत का मतलब भोजन को
चबाना और पीसना और कुतरने का कार्य करते हैं। ये दांत होते हैं, दांत जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को चबाते हैं, कुचलते हैं, और जो अगला भाग होता है ग्रसनी कहलाता है। मुख का अगला भाग ग्रसनी कहलाता है और ग्रसनी का अगला भाग ग्रासनाल कहलाता है। ग्रासनाल की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है। ग्रासनाल की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि संपूर्ण जो मानव का पाचन तंत्र है वह किस पार्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से लेकर के मुख से लेकर के मलाशय तक अर्थात गुदाद्वार तक जो पार्ट पाया जाता है इसे कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं इसे? आहार नाल। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? आहार नाल की लेंथ जो होती है 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। मुख से लेकर के मलाशय तक आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। आहार नाल के अंतर्गत ही ये सब शरीर के क्या आते हैं? पाचन तंत्र, पाचन अंग आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ये है हमारा आमाशय। क्या है? आमाशय। आमाशय में जो भोज्य पदार्थ होता है ग्रसनाल कितने सेंटीमीटर होती है? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। ग्रासनाल की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब आगे हम चर्चा करेंगे आमाशय में। उसके बाद भोजन जो हमारा आ जाता है, कहाँ आता है? आमाशय में। तो आमाशय जो होता है अंग्रेजी के जे आकार की संरचना का होता है। आमाशय जो होता है, ये आमाशय जो दिखाई दे रहा है किस आकार का दिखाई दे रहा है? अंग्रेजी के जे आकार की संरचना का दिखाई दे रहा है। और आमाशय में 4 से 5 घंटे, आमाशय में 4 से 5 घंटे भोजन पड़े रहते हैं। 4 से 5 घंटे भोजन क्या होता है? आमाशय में पड़ा रहता है। और आमाशय में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों को बताया ये यकृत है जो हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब हम बात करेंगे अगला जो आमाशय से जो आता है हमारा पार्ट आता है, कहाँ आता है भोजन? उसके बाद छोटी आंत में आता है। ठीक, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत जो है ये सबसे लंबी, पाचन अंग का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। क्या होता है? छोटी आंत, सबसे लंबा भाग छोटी आंत। और इसकी जो लंबाई होती है छोटी आंत की 6 से 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर, अर्थात 6 से 7.5 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण पूछा जाता है क्वेश्चन कि संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब किस प्रकार अवशोषण होगा ये हम देखेंगे। जैसे चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अंगुली के समान, ये अंगुली के समान जो ये आंत है छोटी आंत के बीच में ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी। ये ऐसी आकृति। तो यहाँ पर उंगली के समान ये, इसमें बिली पाया जाता है। एक बिली क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक, जिसे बोलते हैं ब्लड में। ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में क्या होता है? बिली होता है। क्या होता है? बिली। बिली जो होता है, बिली, ये क्या करता है? भोजन में आए हुए संपूर्ण पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। पोषक तत्वों का क्या करता है? ये बिली अवशोषण करता है। बिली का कार्य क्या है? भोजन में आए हुए संपूर्ण पोषक तत्वों का क्या करना है? अवशोषण करना है। बिली का काम क्या है? ये जो है बिली, इसके अंदर छोटी आंत के अंदर यह क्या करता है? अंगुली के समान। बिली की आकृति कैसी होती है? उंगली के समान। तो यह ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के अंदर जो तमाम कोशिकाएं होती हैं, ब्लड में भी कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड और
रेड ब्लड कार्पोरेट जो होती हैं, ये क्या करती हैं, भोजन में पदार्थों में आए हुए संपूर्ण पोषक तत्वों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे। अगला भाग हमारा आता है बड़ी आंत। क्या आता है, बड़ी आंत। तो अवशोषण भी समझ में आ गया ना, अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे बड़ी आंत की। बड़ी आंत, बड़ी आंत से हम पहले जानेंगे थोड़ा सा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है छोटी आंत का, ये यहाँ से आकर के कहाँ मिलता है, कोलन में प्रवेश करता है। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो प्रवेश कर रहा है इसे क्या कहेंगे, कोलन कहेंगे। और कोलन को जो निचला भाग होता है इसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। उसके पहले हम पढ़ेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो ऐसे तिरछा नुमा से आकृति प्रदान कर लेता है। तो यहाँ पर ये कोलन हो गया, यहाँ पर ये छोटी आंत जा रही है, भोज्य पदार्थ जा रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर रुक जाता है। जो भोज्य पदार्थ, यहाँ पर भोज्य पदार्थ क्या लगता है, जब रुक गया तो जाहिर सी बात है यहाँ भोज्य पदार्थ कैसा होगा, सड़ने लगता है। और जो सड़ने लगता है तब यही फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। भोज्य पदार्थ जो सड़ जाता है फूल जाता है। इसलिए जैसे जैसे यह फूलेगा, जैसे जैसे यह फूलेगा, इसके जो समीप अंग होंगे वे क्या होंगे, आगे की ओर भागेंगे, खिसकेंगे। जिसलिए हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में क्या होता है, दर्द होने लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है। कहते नहीं है पेट में दर्द हो रहा है। जब सड़ जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। हम बड़ी आंत की बात अब करेंगे। बड़ी आंत, छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत कहलाता है। बड़ी आंत की जो लंबाई है वह कितनी है, बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। और बड़ी आंत के माध्यम से जो भोज्य पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वह कहाँ पहुँच जाता है, मलाशय में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, मलाशय में पहुँच जाता है। बड़ी आंत का जो अगला भाग होता है वह कहाँ पहुँच जाता है, मलाशय में पहुँच जाता है। और मलाशय का जो निचला भाग होता है उसे बोलते हैं क्या, हम गुदाद्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुदाद्वार बोलते हैं। और इसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र। तो हमारा हो गया कि संपूर्ण पाचन प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर समाप्त होती है, ये तो हो गया ना। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो ये आमाशय है जिसे बोलते हैं स्टोमच, स्टोमच का मतलब होता है पेट नहीं होता है, क्या होता है, आमाशय। आमाशय में भोज जो होता है, भोज्य पदार्थ वहाँ 4 से 5 घंटे तक रहता है ना। इसमें भोजन किसका किसी प्रकार से पाचन नहीं होता है। तो आमाशय की हमें चौड़ाई बताना है, आमाशय की चौड़ाई कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में डालें। आमाशय की चौड़ाई, आमाशय की चौड़ाई क्या होगी, आमाशय की चौड़ाई क्या है, आमाशय की चौड़ाई क्या है। तो आप लोग हमारा वीडियो लाइक करिए, हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। ठीक, थैंक्स आप लोगों के लिए। चलिए, जो अगला वीडियो आप लोगों का होगा हमारे लिए, जो आप लोगों के लिए हम वीडियो लाएंगे, अगला वीडियो पाचन तंत्र से संबंधित रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, पाचन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे आगे पाचन ग्रंथियाँ कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए उसमें सहायता करने वाली ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो मुख्य कितनी ग्रंथियाँ हैं, 3 ग्रंथियाँ हैं। क्या हैं, 3 ग्रंथियाँ, जिन्हें हम कहते हैं क्या हैं,
पहली तो ग्रंथि हमारी क्या हो गई, लार ग्रंथि। क्या हो गई, लार ग्रंथि। और दूसरी ग्रंथि हमारे यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। और हम बात करेंगे अगली जो ग्रंथि होगी हमारी अग्न्याशय होगी। ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होगी, अग्न्याशय ग्रंथि। तो चलिए हम आप लोगों को अगले वीडियो में मिलते हैं फिर दोबारा।